नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बिहार चुनाव, उसमें जो पहले दौर का मतदान होना है उसके लिए चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया, आज समाप्त हो गया। ये 71 सीटों पर वोटिंग होगी और ये होगी 28 तारीख को। उससे पहले सबके मन में यह सवाल है कि क्या होगा इसका एक्स फैक्टर, कौन से मुद्दे तय करेंगे बिहार की तकदीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मेरे साथ पटना विधानसभा से ये विशेष पेशकश जिसमें आज बात बिहार की राजनीति की हो रही है मेरे सहयोगियों के साथ। तो सबसे पहले तो सवाल यही है कि पिछले 30 साल में 15 साल लालू प्रसाद यादव के हाथ, सत्ता उनकी पार्टी के हाथ, और पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी। लेकिन इस बार के चुनाव में कौन होगा वो एक्स फैक्टर जो तय करेगा बिहार की राजनीति में सत्ता का केंद्र कौन होगा। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बिहार विधानसभा के चुनाव में दो चेहरे अहम हैं जिन पर सभी की निगाह टिकी हुई है। एक तरफ है एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो वहीं दूसरी तरफ है महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव। सभी की निगाहें इन्हीं दोनों पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स एनडीए के लगे हुए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तस्वीर है। नीतीश कुमार आपको कहीं भी बड़े होर्डिंग्स में नजर नहीं आएंगे। सवाल यही है कि आखिर इस तरह से नीतीश कुमार का गायब होना, इन होर्डिंग्स में नहीं रहना, आखिर क्या दर्शाता है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद। आज नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी एक साथ खड़े हैं और आज उसी का परिणाम है कि बिहार में और तेजी से विकास की गंगा बह रही है। नीतीश जी की अगुवाई में भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी के गठबंधन के पक्ष में बिहार का मत स्पष्ट है। बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं। 15 साल से बिहार में सत्ता की बागडोर उनकी उंगलियों से बंधी है। उनके इरादों का तीर जिस लक्ष्य को भेदता रहा है वही एनडीए का लक्ष्य रहा है। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी के पोस्टरों में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दिखते हैं, नीतीश कुमार गायब है। बीजेपी ने नीतीश कुमार का पोस्टर, फोटो अपने उससे गायब कर दिया क्योंकि उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार की वजह शायद वो ना उनकी सीटें न कम हो जाए या उन्हें हार जाए। लेकिन इम्पैक्ट पूरा था, जनता ने मन बना लिया है कि यहाँ पे जो है राजग गठबंधन को, एनडीए को, ये बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को बुरी तरह हराना। क्या नीतीश कुमार इस चुनाव का एक्स फैक्टर है जिनके प्रति लोगों का लगाव या नाराजगी चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेगा? आखिर बीजेपी क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे ही है, जबकि बिहार चुनाव में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार है। एक तरफ बीजेपी ने होर्डिंग से लेकर अखबारों में दिए इश्तेहारों में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोकस किया है, तो दूसरी तरफ आरजेडी के तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। सब लोग जानते रहे कि नीतीश कुमार जी भाषण देले बाड़े, घूम घूम के कहते रहे कि बिहार में समुंदर नहीं ना है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए कारखाना नहीं लग सकता। नीतीश जी, आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। एक तरफ नीतीश पर तेजस्वी का तेज कटाक्ष है, तो दूसरी तरफ नीतीश की सभाओं में जगह जगह लालू प्रसाद और तेजस्वी के लिए लगते नारे उनके गुस्से का इम्तिहान ले रहे हैं। कहीं एक स्कूल बनाया था, अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था, जरा पूछ लो। तो ना मत देना ना, तुम मत देना। तुम 15-20 लोग हो या हजारों लोग हैं, उसकी फिर एक बार ताली उठा लीजिए एकदम पूरा। देख लो, अरे देखो ना पीछे, अगल बगल देखो ना। पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया
वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। नीतीश कुमार की पहचान हमेशा एक संयमित और सुलझे हुए नेता की रही है, लेकिन इस चुनाव में 69 साल के नीतीश एंग्री ओल्ड मैन बन गए हैं। चाहे लालू के समधी चंद्रिका राय की सभा रही हो या बेगूसराय या मुजफ्फरपुर की, हर जगह नीतीश का गुस्सा उनके संयम के पैमाने से छलक जा रहा है। हालांकि आज भी लोकप्रियता के मामले में नीतीश कुमार बिहार के दूसरे नेताओं पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। CSDS लोकनीति के ओपिनियन पोल के मुताबिक नीतीश कुमार की लोकप्रियता भले गिरी है, लेकिन बेहतर मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार अब भी नंबर 1 है। उन्हें 31% लोग सबसे बेहतर मानते हैं, लेकिन 27% लोग तेजस्वी में भी संभावनाएं देखते हैं। ये नीतीश से ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। इस रेस में चिराग पासवान हो या सुशील मोदी, दूसरे नेता दूर दूर तक नहीं है। नीतीश कुमार को अब भी बिहार के लोग बेहतर मुख्यमंत्री मान रहे हैं, तो फिर वो एनडीए में ही अलग थलग क्यों दिखते हैं? पिछले 15 साल से नीतीश अपने गठबंधन के सबसे बड़े स्टार रहे। ये पहला चुनाव है जब नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत स्तर पर हमला किया। नीतीश ने तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या का मुद्दा तब उठाया जब उनके पिता चंद्रिका राय के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। 15 साल से राज करने के बावजूद वो लोगों को लालू राबड़ी सरकार की याद दिला रहे हैं कि कैसे वो जंगल राज था। दूसरी तरफ एनडीए में शामिल चिराग पासवान का नीतीश पर लगातार हमला भी उनको परेशान कर रहा है। चिराग का बीजेपी से मोहब्बत और नीतीश से लड़ाई मतदाताओं में भ्रम पैदा कर सकता है। एनडीए के भीतर ही नीतीश के खिलाफ एलजेपी का उम्मीदवार खड़ा करना और मुख्यमंत्री पर लगातार हमला करना क्या नीतीश की चुनावी रणनीति को बिगाड़ सकता है? लोगों का मानना है, बिहार के लोगों का मानना है कि ये लिप्त हैं, भ्रष्टाचारी हैं मुख्यमंत्री, और कोई भी भ्रष्टाचारी को बाहर रहने का अधिकार नहीं है, उनकी जगह जेल में ही है। अंकित त्यागी के साथ हिमांशु मिश्रा, पटना आज तक। बिहार चुनावों में जाति की भूमिका हमेशा बड़ी रहती है। बाकी इलाकों में भले ही मुद्दे हावी हो जाएं, लेकिन ये बार बार कहा जाता है कि बिहार में अगर चुनाव होते हैं तो जाति के इर्द गिर्द उन मुद्दों को बुन लिया जाता है। अब इन चुनावों में क्या होगा? क्या इन चुनावों में भी जाति एक एक्स फैक्टर रहेगी? क्या लोगों के जहन में, लोगों के मन में यह मुद्दा रहेगा? और इसीलिए यह बड़ा भी हो जाता है क्योंकि तेजस्वी यादव ने कह दिया कि जब लालू का राज था तब गरीब भी जो थे वो सवर्णों के सामने, अगड़ों के सामने सीना चौड़ा करके घूमते थे। क्या ये चीजें लोगों के मन पर असर छोड़ती हैं? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बारे हैं, डबल इंजन की सरकार बा। जब राज था तो गरीब सीना तान के बाबू साहब। बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार की समाप्ति से पहले एक नया शोर उभरा जाति का। महागठबंधन और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने सामाजिक न्याय की ऐसी दुहाई दी जिसमें बीच चुनाव में जाति का जिन्न आ खड़ा हुआ। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीना तान के बाबू साहब। लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। बिहार में जाति का सवाल कितना अहम होता है इसको आप ऐतिहासिक घटनाओं से समझ सकते हैं। आजादी से पहले यहाँ जनेऊ आंदोलन था जिसमें यादवों और दूसरी कई पिछड़ी जातियों ने जनेऊ पहनना शुरू किया था। फिर आजाद भारत में जेपी आंदोलन के वक्त संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। तो पटना के गांधी मैदान में हजारों लोगों ने जनेऊ तोड़े भी थे और उसी जेपी आंदोलन से दो नौजवान नेता निकले, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार। पिछले 30 साल से बिहार की राजनीति इनके ही इर्द गिर्द घूम रही है। पहले 15 साल लालू और उनकी पत्नी राबड़ी का राज रहा और उसके बाद पिछले 15 साल से नीतीश कुमार।
परिवार मानते हैं और कुछ लोग हैं जो अपने परिवार, पति पत्नी, माता पिता, बेटा बेटी, उसी को परिवार मानते हैं। और हम तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं, पूरे बिहार की सेवा करना और किसी भी पक्ष की उपेक्षा नहीं करना। फिलहाल तेजस्वी के बयान के मद्देनजर बिहार में जाति का समीकरण देखिए। सबसे बड़ा आधार यादवों का है, जिनकी आबादी करीब 13% है। कोयरी कुर्मी 11% है। दलितों की आबादी करीब 16% है। मुसलमानों की आबादी करीब 17% है। सवर्णों में राजपूत और ब्राह्मण 5-5% हैं, जबकि भूमिहार 4% है। तेजस्वी ने बाबू साहेब बनाम गरीब का नारा उछालकर पिछड़ी जातियों को लामबंद करने की कोशिश की। हालांकि 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने सामान्य श्रेणी के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण का विरोध किया था, जो उनको महंगा पड़ गया। ये जो आरक्षण जो है वो स्वर्ण अमीरों को मिला है, ना कि स्वर्ण गरीबों को मिला है। हमने पहले भी कई बार कहा है। आप बताइए, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरता हो उसको भी आरक्षण है, जिसके पास 5 एकड़ जमीन है उसको भी आरक्षण है। 2020 का ये चुनाव बताएगा कि नीतीश का तीर निशाने पर लगेगा या लालू के लाल की लालटेन जलेगी। विकास और बदलाव के चाहे जितने दावे किए जाएं, लेकिन बिहार की चुनावी राजनीति जाति के धुरी पर ही घूमती है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, जो भूमिहार जाति से थे, और उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह राजपूत जाति से। तभी से भूमिहारों और राजपूतों में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। लोहिया और जयप्रकाश के कांग्रेस विरोधी तेवर के अंजाम तक पहुंचाने तक कांग्रेस की पकड़ कमोबेश हर जाति पर थी। लेकिन 1977 के बाद पिछड़ी जातियां कांग्रेस से छिटकती गई। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद पिछड़े, दलित और मुसलमान लालू के साथ हो गए। सवर्णों में राजपूत और भूमिहार कांग्रेस से पहले छिटके और जनता पार्टी के साथ आ गए और फिर जनता दल में। जब लालू को उनके ही साथी नीतीश कुमार ने चुनौती दी, तो उन्होंने पिछड़ी जातियों में गैर यादव वोटों को लामबंद करना शुरू कर दिया। ओबीसी के अंदर ही अति पिछड़ी 22% जातियों को मजबूत करने का वादा करके नीतीश ने अपनी सियासी जमीन मजबूत कर ली। उसी तरह नीतीश ने दलितों में महादलित बनाकर एक नया वोट बैंक तैयार किया। इसके तहत ही रविदास जैसी दलित जाति को नीतीश ने महादलित की श्रेणी में डाला, जो पहले लालू के साथ होते थे। बिहार में वोट का ध्रुवीकरण कभी धर्म के नाम पर नहीं हुआ, जाति के नाम पर जरूर वोट के समीकरण बनते रहे और उसका फायदा घाटा भी सियासी दलों को होता रहा। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां विचारधारा के नाम पर दूसरे राज्यों के लोग चुनाव जीतते रहे। समाजवादी खेमे में मधु लिमे महाराष्ट्र से, जॉर्ज फर्नांडिस कर्नाटक से और शरद यादव मध्य प्रदेश से आए और बिहार ने उन्हें बार बार जिताकर संसद में भेजा। सासाराम में मनोज सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। बिहार के चुनाव में सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का वादा कर दिया। बीजेपी ने 19 लाख नौकरियों का वादा किया। चलिए, अच्छी बात है, नौकरियों की चर्चा तो हो रही है। पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। इस एक वादे ने बिहार में चुनाव प्रचार का व्याकरण बदल दिया और देखते ही देखते बन गया एक्स फैक्टर। हर चुनावी रैली में तेजस्वी का 10 लाख नौकरियों का वादा जब जोर पकड़ने लगा, तो जवाब में बीजेपी भी 19 लाख रोजगार के अवसरों का वादा लेकर आई। बिहार जिस स्टेट में इतना पोटेंशियल है, जिनके नागरिक पूरे देश पर जाकर के उनके ताकत दिखा रहे, हर एक में, हर राज्य में आज बिहार के लोग के स्किल के वजह से उनको उधर रोजगार मिलता है। बिहार की राजनीति में इस बार रोजगार एक सकारात्मक और अहम मुद्दा बन गया है। इसकी वजह भी है। एनओएसओ के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में सिर्फ 12% लोग ही नौकरी करते हैं। यह आंकड़ा देश के 18 प्रमुख राज्यों में सबसे कम है। बिहार में कमाई का सबसे प्रमुख साधन स्वरोजगार ही है। बिहार की करीब 56% आबादी स्वरोजगार पर निर्भर है। साथ ही इनमें करीब 34% ही ऐसे हैं जो अपने दम पर यह काम करते हैं।
हालांकि जब शुरुआत में तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया तो नीतीश ने तंज कसा कि इसके लिए पैसा आएगा कहां से। न कोई जानकारी है कि कहाँ होगा। आजकल हम देखते हैं कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को क्या नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? इन लोगों का बजट क्या था? 24,000 करोड़ से भी कम, और हम तो 2,11,000 करोड़ से आगे पहुंचा दिए। बाद में जब नीतीश की सबसे अहम सहयोगी पार्टी बीजेपी ने ही 19 लाख रोजगार का वादा किया तो तेजस्वी ने उस पर यह कहकर सवाल उठाया कि जब नीतीश कुमार इनकार कर देंगे तो बीजेपी कहां से देगी रोजगार। अब भाजपा वाले बताएं कि भाई उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने तो 10 लाख में ही हाथ खड़े कर दिए थे कि कहां से देगा, पैसे कहां है, तो बीजेपी कहां से देगी? कौन करेगा? नेतृत्व तो नीतीश कुमार कर रहे, उन्होंने तो पहले ही हाथ खड़ा कर दिया। तो ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं? सियासी तंज और चुनावी रंज अपनी जगह है, लेकिन इस बार बिहार के चुनाव में नौकरी और रोजगार के वादों की भरमार है। जेडीयू का वादा है कि कौशल विकास से रोजगार का मौका देंगे। आरजेडी का वादा है कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तो बीजेपी का वादा है 19 लाख रोजगार और उसके अवसर दिलाने का। इस रोजगार के साथ ही सवाल है कि पैसा आएगा कहां से। बिहार को लंबे अरसे से विशेष दर्जे की मांग होती रही है, लेकिन मिला नहीं। अब बीजेपी और नीतीश साथ साथ हैं, तो तेजस्वी अक्सर चुटकी लेते हैं कि क्या हुआ विशेष दर्जे का। उम्मीद था कि आप बताते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप बताते विशेष पैकेज का क्या हुआ जो आपने बिहार की बोली लगाई थी। आप बताते बिहार में कारखाने क्यों नहीं है, 15 साल बीजेपी सरकार में है। आप बताते रोजगार की आपने कितने लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। सामाजिक न्याय और विकास की बात पहले भी होती थी, लेकिन इस चुनाव में इन सबसे ऊपर रोजगार का मुद्दा आ गया है। रोहित सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, पटना आज तक। बिहार चुनाव में यूं तो चेहरों की भरमार है, लेकिन सीधे तौर पर अगर हम टक्कर देख लें यहां पर तो अनुभव वर्सेस युवा जोश, नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव, जनता इनमें से किसको चुनती है? एक तरफ नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है जो अनुभव से लबरेज है, दूसरी तरफ आप देखिए तो तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान जैसा चेहरा है, यहां तक कि तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप हैं। तो युवा चेहरे भी हैं, अनुभवी चेहरे भी हैं, इन सब के बीच का निर्णय जनता को लेना है। जिनको किसी चीज की जानकारी नहीं, अनुभव नहीं है। 15 साल जो व्यक्ति रोजगार नहीं दिया, कारखाना नहीं लगा, गरीबी नहीं मिटा, वो अगला 5 साल काम करें। माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री और बेटा हाई स्कूल नहीं पास कर सके, एकरा में कोनो आगे शिक्षा की गुंजाइश बाटे का ये भैया। न कोई ज्ञान है, न कोई अनुभव है। हम समाज को एक करने में लगे, अब वो लोग लगे हुए हैं समाज को फिर बांट दो, फिर झगड़ा का माहौल पैदा करो। मोदी की 2014 के लोकसभा चुनाव में आंधी थी, वही आंधी मुझे यहाँ तेजस्वी की दिखाई दे रही है। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। बाकी तो यूपीए के साथ संघर्ष करने में बिहार का टाइम गया है, लेकिन इन 3-4 वर्षों में भी कहीं पर 3-4 गुना काम किया, कहीं पर 5 गुना तेजी से काम किया गया है। पहले दौर की वोटिंग के लिए जाने से पहले बिहार की जनता के मन में एक बात जरूर होगी, उन्हें अनुभवी नीतीश कुमार और उनके पीछे खड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गज नेता पर भरोसा करना चाहिए या फिर नौजवान तेजस्वी यादव पर। 30,000 करोड़ से भी ज्यादा। नेता कौन सा पसंद है? नेता तो हमको मतलब यही बीजेपी पसंद है। अच्छा, बीजेपी पार्टी पसंद है। और मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पसंद है, इस वजह से। तेजस्वी यादव भी पूरा जोर लगाए हुए हैं।
तो उनका भी चांस हो सकता है 50-50। जी हाँ। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। 69 साल के नीतीश का मुकाबला 31 साल के तेजस्वी यादव से है, जिनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। उनमें से ज्यादातर नौजवान हैं, जिन्हें 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे से उन्होंने लुभा रखा है। आज नौकरी होगा तो मैं रानू के घुमावे भी लेगा। तेजस्वी की रैलियों में उमड़ती भीड़ ने नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब तक बिहार में वही बीजेपी की नैया पार लगाते थे, लेकिन इस बार उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहारा है। बिहार को अभी भी विकास के सफर में मीलों आगे जाना है, नई बुलंदी की तरफ उड़ान भरनी है। अब बिहार को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की अनुभवी जोड़ी और तेजस्वी यादव के युवा चेहरे के बीच चुनाव करना है। नीतीश कुमार ने अपनी हर रैली में तेजस्वी में अनुभव की कमी को मुद्दा बना रखा है। कोई काम नहीं किया, जिनको किसी चीज की जानकारी नहीं, अनुभव नहीं है, अपने सलाहकारों के माध्यम से कुछ भी बोलना और मेरे खिलाफ बोलना, हमको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मेरे खिलाफ बोलने वालों को खूब प्रचार करने का मौका मिलता, कर लो प्रचार। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपने अनुभवहीन होने का जवाब पूरे भरोसे के साथ देते हैं। उनका कहना है कि 18 महीने उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 50 साल का अनुभव हासिल कर लिया है। हमने पहले भी एग्जांपल दिया 18 महीने, और ये जो मेरा 5 साल रहा एज अ डिप्टी सीएम भी, एज अ ऑपोजिशन लीडर भी, इतने झूठे केस मुकदमे बिना अपने पिता के गैर मौजूदगी में पार्टी को संभालना और इस प्रकार का माहौल अभी बनाना, आप कह सकते कि जो मेरा जो अनुभव है वो 5 साल का नहीं बल्कि 50 साल का हो चुका है। बिहार की जनता ने नीतीश के काम को देखा है। वहीं तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि वो जो वादा कर रहे हैं उसे पूरा करेंगे, क्योंकि उन्हें लंबी राजनीति करनी है। इस आधार पर भी बिहार की जनता को अनुभवी नीतीश और युवा तेजस्वी के बीच चुनाव करना है। इस चुनाव में अनुभवी नीतीश कुमार का मुकाबला बिहार के 2 युवा नेता तेजस्वी यादव और चिराग पासवान से है। अब देखना यह है कि बीजेपी के कंधे पे सवार होकर नीतीश कुमार बिहार में चौथी बार अपनी सरकार बना पाते हैं या नहीं, या फिर ये दोनों युवा नेता मिलकर नीतीश कुमार की सत्ता का तख्ता पलटकर बिहार में एक नया इतिहास रचते हैं। युवा चेहरे की बात करें तो 37 साल के चिराग पासवान भी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे समय में जब बिहार में नीतीश कुमार से लोगों की नाराजगी है, तब चिराग पासवान भी उन पर हमलावर हैं। सब जानते हैं कि 7 निश्चय में घोटाला हुआ है, और इसीलिए मैंने क्लियरली इस बात को बोला है कि अगली हमारी जो सरकार आएगी इसकी जांच करवाई जाएगी, और जो भी दोषी हों, ये जांच ये नहीं होगी कि सिर्फ छोटी मछलियों को फांस लिया जाए। अगर इसमें मुख्यमंत्री भी दोषी हैं, अगर उनके भी इसमें आता है कि उनको भी भ्रष्टाचार में उनकी भी भूमिका है, तो उनको भी जेल भेजने का काम हमारी अगली सरकार करेगी। हालांकि नीतीश के खिलाफ आग उगल रहे चिराग प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के हक में ही बयान देते रहे हैं। ऐसे में अगर अनुभवी बनाम युवा का मुद्दा एक्स फैक्टर साबित हुआ, तो जनता नीतीश और तेजस्वी के बीच फैसला कर चुनाव का नतीजा बदल सकती है। रोहित कुमार सिंह, कुमार कुणाल और सुजीत कुमार झा के साथ हिमांशु मिश्रा, पटना, आज तक। बिहार चुनाव में इस बार एक एक्स फैक्टर अनुच्छेद 370 और पाकिस्तान भी हो सकता है। वो कैसे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अपनी रैली में जिक्र कर दिया कि विपक्ष को देखिए, ये तो अनुच्छेद 370 पर हमारे कदम के खिलाफ है, हमारे हटाने के खिलाफ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी मुद्दा उठता रहा है। योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तो कह दिया है कि देखिए, अनुच्छेद 370 अब जम्मू कश्मीर से हट गया है, अब बिहार के लोग भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। ये भी बन सकता है एक्स फैक्टर। जो जानेंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को सफाया कर रहे हो, आकर बिहार का घर पर पनाह ले लेगा। ऐसा होने नहीं देंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के इस बयान पर बवाल खड़ा हो गया। इसके साथ ही ये साफ हो गया था कि ऐसे ही कुछ और मुद्दों से चुनावी तापमान बढ़ने वाला है। कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार
देश बरसों से कर रहा था या नहीं। आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। इस दौरान महबूबा मुफ्ती को नजरबंदी से रिहा किया गया, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रध्वज को लेकर विवादित बयान दिया। मेरा एजेंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये एजेंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना एजेंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। ऐसे में कांग्रेस ने पूछा कि महबूबा मुफ्ती को बिहार चुनाव के दौरान ही रिहा क्यों किया गया। दूसरी तरफ बिहार के पालीगंज की रैली में योगी आदित्यनाथ ने 370 हटाए जाने को दिलचस्प मोड़ दे दिया। उन्होंने बिहार के लोगों के लिए जम्मू कश्मीर में एक नई संभावना का जिक्र किया। कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। आज अगर पालीगंज का भी कोई नौजवान चाहता है कि उसे पालीगंज के साथ साथ श्रीनगर में भी एक मकान बनाना है तो अब जाकर के वहां पर जा सकता है और श्रीनगर में भी अपने लिए मकान खरीद सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस पर हमले के बहाने योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में पाकिस्तान का मुद्दा भी उठा दिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान का हवाला देकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान के समर्थन में बयान दे रही है। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की तारीफ क्यों कर रहे हैं? इनकी नियत और इनकी मंशा को समझिए। देश के बारे में कितना इनके मन में खोट है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर बीजेपी ने पाकिस्तान का मुद्दा उठाया तो बिहार के हिसुआ की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने चीन को लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछा। सवाल ये है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया? सवाल भाइयों और बहनों ये है। बिहार में वैसे तो स्थानीय मुद्दे हावी हैं, लेकिन पाकिस्तान और 370 का मुद्दा भी रैलियों में उठ रहा है। वहीं योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियों में पाकिस्तान और 370 का जिक्र हो रहा है। पीएम मोदी ने पहली ही रैली में 370, चीन और पुलवामा की चर्चा से एजेंडा सेट करने की कोशिश की। हिमांशु मिश्रा के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। बिहार के चुनावों में कोरोना वैक्सीन का मुद्दा भी छाया हुआ है और लगातार गर्माता हुआ चला जा रहा है। मुफ्त में वैक्सीन देने का वादा बीजेपी ने क्या किया? विपक्ष ने इस पर तीखे सवाल पूछ लिए और ये कहा कि बाकी राज्यों के लोग क्या बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए हैं? तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जवाब दिया गया है कि अगर दूसरे राज्यों की भी सरकारें चाहें तो मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन वो अपने लोगों को दे सकती हैं। बिहार में चुनावी बाजी जीतने के लिए बीजेपी ने मुफ्त वैक्सीन का दांव भी चल दिया। विजन डॉक्यूमेंट में शामिल इस वादे पर लोगों का भरोसा जीतने की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरसक कोशिश की। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। वैक्सीन कब आएगी, आएगी भी या नहीं, इसका पता नहीं, लेकिन बीजेपी के ऐलान से कांग्रेस और आरजेडी दोनों के तेवर तीखे हो गए हैं। ये शर्म का विषय होना चाहिए। अरे साहब, जान माल की जिंदगी बचाने की चीजें भी चुनावी घोषणा पत्र में, मुझे तो लगता है संभवतः किसी ने मिसगाइड किया। मतलब बाकी देश को आप नहीं दीजिएगा और अगर सत्ता में नहीं आइएगा तो वैक्सीन फ्री का नहीं मिलेगा। आप मौत पर भी राजनीति करते हैं, आप महामारी पर भी राजनीति करते हैं। ये है भाजपा की असलियत। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में फ्री वैक्सीन की बात क्या कही, मानो बवाल मच गया। तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए बीजेपी के इस वादे को जुमला करार दे दिया और कहा
कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि वैक्सीन पूरे देश का है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी बिहार की जनता को कोरोना का डर दिखाकर वोट पाने की कोशिश कर रही है? बिहार तो बिहार, बिहार के बाहर भी विपक्षी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। निवडणुकीनंतर कोरोनाची लस सगळ्यांना बिहारमध्ये फुकट देणार, मग आमचा बाकीचा देश जो काय आहे तो काय बांग्लादेश आहे की पाकिस्तान आहे का कजाकिस्तान है? बिहार में मुफ्त वैक्सीन के ऐलान से उड़ीसा में उपचुनाव का प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी घिर गए। जब उनसे पूछा गया कि सिर्फ बिहार को मुफ्त वैक्सीन क्यों, तो उन्हें ऐलान करना पड़ा कि देश में सभी को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा। पटना में रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कल कारखाने बिहार में ये एक बड़ा मुद्दा है। इस समय में चुनावी मंचों से ही नहीं इन्हें उठाया जा रहा है बल्कि जनता भी पूछ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से बार बार लालू राज और 15 साल के उस दौर की बात हो जाती है कि कितनी फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से भी यह सवाल नीतीश कुमार से पूछ लिया जा रहा है कि अपने 15 सालों के शासन में कितने कारखाने, कितनी फैक्ट्रियां लग गई हैं। जनता अपने मन में क्या इस फैक्टर को भी संजोए हुए है? नीतीश जी ने कहा समुद्र पास होता तो कारखाना उद्योग ज्यादा लगता। बिहार चुनावों का एक एक्स फैक्टर ये भी है कि यहाँ के बंद पड़े उद्योग कब चालू होंगे, कब और बड़े बड़े उद्योग यहाँ आएंगे, नए कल कारखाने कब खुलेंगे, ये पता नहीं। फिलहाल डालमिया नगर में 1984 से बंद पड़ी फैक्ट्रियां बदहाली की कहानी बयां कर रही हैं। आइए आपको 1933 में लेके चलता हूं। 1933 में इस दरवाजे के पीछे हजारों कर्मचारी आते थे। ये फैक्ट्री खुशहाल होती थी। वो चिमनी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो लगातार धुआं उगलती थी, क्योंकि इस फैक्ट्री में हजारों लोग चीनी बनाने का काम करते थे। 1933 में जब रोहतास नगर इंडस्ट्रियल टाउन सेटअप हुआ, डालमिया नगर सेटअप हुआ, तो डालमिया परिवार ने यहां पर सबसे पहले शुगर मिल लगाई। उसके बाद पेपर फैक्ट्री लगी, सीमेंट फैक्ट्री लगी। इस टाउन की अपनी रेलवे होती थी। उस जमाने में बिजली होती थी। 15 से 20 हजार लोग यहां पर काम करते थे। उस समय तक डालमिया नगर जमशेदपुर के बाद बिहार का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर होता था। वहीं बंद पड़े ऐसे उद्योगों को शायद भूल चुके बिहार के मुख्यमंत्री का मानना है कि समंदर के बिना बिहार में उद्योग नहीं लग सकते। नीतीश जी ने कहा समुद्र पास होता तो कारखाना उद्योग ज्यादा लगता। नीतीश जी आप थक चुके हैं, आपसे बिहार संभालने वाला नहीं है। बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन गया। 46.6 बेरोजगारी दर है। इस बीच 1984 से आज 2020 तक डालमिया नगर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। 2008 में लालू यादव ने कोच फैक्ट्री बनाने के लिए इसका अधिग्रहण करवाया, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। बोगी कपलर बनने के लिए यहाँ लालू जी ने ये फैक्ट्री कोच फैक्ट्री माने बनाने के लिए किए थे, लेकिन उसके बाद से कोई इसमें सुधार नहीं। सब कबाड़ यहाँ से माने खत्म हो गया। कट कट के कबाड़ बिका रहा है, लेकिन फैक्ट्री के प्रोसेस में अभी कुछ बने कि चालू हो कराएंगे, ऐसे कराएंगे, वैसे कराएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वीरान पड़ा रहा। इसके बाद लालू जी जब रेल मंत्री बने तो उन्होंने रेल के अधीन ले लिए। तब से अब तक कुछ हुआ? क्या सफाई हुआ, सब जो बना हुआ था वो भी रह गया। यही हाल मुजफ्फरपुर के मोतीपुर की इस चीनी मिल का है, जो 1997 से बंद पड़ी है। ये जो गेट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मोतीपुर शुगर फैक्ट्री का गेट है। अंग्रेजों के जमाने में 1933 में इस शुगर फैक्ट्री की स्थापना करी गई। आजादी के बाद भी ये शुगर फैक्ट्री चली 1997 तक। 1997 में शुगर फैक्ट्री बंद हुई और अब आपको अगर यहां आएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप एक जंगल के बीच में खड़े हुए हैं। 1997 से लेकर 2020 तक कई सरकारें आई, कई चुनाव हुए और कई लोगों ने यहां पर आके मजदूरों और किसानों को वादा किया कि ये शुगर फैक्ट्री एक बार फिर काम करेगी अगर उनको वोट मिलेगा। 2005 में जब नीतीश कुमार ने लालू यादव को सत्ता से उखाड़ फेंकने का मन बनाया तो इसी मोतीपुर में वादा किया था कि वो इस चीनी मिल को चालू करेंगे, लेकिन 15 साल बाद भी ये जस की तस बंद पड़ी है। सब 1800 के करीब में वर्कर यहाँ काम करते थे और यह वर्कर केवल 97 से यह फैक्ट्री के पेराई बंद कर दी गई। मिल का कोई बंदी घोषणा नहीं की गई। यह घोषणा 2008 में की गई है, 10 में की गई है। तो
आप लोगों को सैलरी वगैरह मिलता रहा तब तक? नहीं। कब से सैलरी नहीं मिला? 97 के बाद सैलरी हम लोग का बंद है। चुनाव आया है और एक बार फिर से कल कारखाने शुरू करने का मुद्दा गरमाया है। बंद पड़ी फैक्ट्रियों को लेकर फिर से उम्मीद जगी है कि शायद इस बार कोई नेता इनकी किस्मत जगा दे। अंकित त्यागी, मुजफ्फरपुर, आज तक। बिहार में 15 सालों तक लालू प्रसाद यादव का राज रहा तो उसके बाद 15 सालों तक नीतीश कुमार का राज। पहले 15 सालों तक यानी कि 2005 तक या लालू प्रसाद मुख्यमंत्री रहे या उनकी पत्नी राबड़ी देवी, लेकिन बाद के 15 सालों में नीतीश कुमार ही सीएम रहे अगर बीच के जीतन राम मांझी के कार्यकाल को हम निकाल दे तो। और इस चुनावों में 15 साल बनाम 15 साल को लेकर भी चर्चा काफी तेजी से हो रही है। तो क्या ये 15 साल भी इन चुनावों के मुद्दों में बन सकते हैं एक्स फैक्टर? पहले क्या हालत थी भाई? 15 साल राज किया, 10 साल तक बिहार और झारखंड एक था। उस 15 वर्ष में इन लोगों ने रोजगार का अवसर नहीं दिया। 1990 से 2005 तक बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का राज रहा। ये चुनाव भले 2020 में हो रहा है, लेकिन एनडीए आज भी जनता को उन 15 सालों की याद दिला रही है। जिस तरह आरजेडी के प्रचार वाले पोस्टरों पर सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर है और लालू राबड़ी गायब है, उसको लेकर भी बीजेपी लालू राबड़ी के 15 सालों की सत्ता को कटघरे में खड़ा कर रही है। एनडीए के निशाने पर लालू राबड़ी राज है तो आरजेडी पूछ रही है कि पिछले 15 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया। मौका पाने साल ना मौका मिले के चाहिए। 15 साल जो व्यक्ति रोजगार नहीं दिया, कारखाना नहीं लगाया, गरीबी नहीं मिटा, वो अगला 5 साल क्या करी? अब गरीबी खत्म करना था तो गरीबी के मुंह आकर मजदूरों से फसल रहा तो मुंह फेर ले। तब हेलीकॉप्टर नहीं चला, तब कहते थे जो जहाँ वहीं रहो। अरे नीतीश कुमार जी रोजगार दे देते तो बिहार में रहता। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव इस बार रोचक इसलिए भी है क्योंकि साल है 2020 यानी 2020, लेकिन खेल है 15-15 का, यानी 15 साल लालू राज के तो 15 साल नीतीश के। इसीलिए मायने ये नहीं रखता है कि पिछले 5 सालों में सरकार ने क्या किया, बल्कि बात अब हो रही है कि 15 साल में नीतीश ने क्या किया। बिहार की चुनावी लड़ाई 15-15 की हो गई है, लेकिन ये चुनाव शायद इससे आगे का कोई रास्ता दिखाए। कुमार कुणाल, दरभंगा, आज तक। बिहार चुनाव पर हमारी स्पेशल में इतना ही, लेकिन ये कवरेज जारी रहेगी। जी हाँ, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।